दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, बिहार का चुनाव अब अपने आखिरी दौर में है। आधी सीटों के लिए जनता अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर चुकी है और आधी सीटों के लिए यानी 122 सीटों के लिए अब आज प्रचार अभियान खत्म हो जाएगा और फिर 36 घंटों के बाद यानी 11 तारीख की सुबह से जनता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करेगी। पहले चरण में साफ दिख गया कि ऊपर से जो गठबंधन है वो गठबंधन जमीन तक पहुंच नहीं पाया है। पहले चरण में यह भी दिखा कि जो लोग नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे और शिवराज सिंह चौहान बनाना चाहते थे उनके मंसूबों पर पानी फिरता हुआ दिखा। लेकिन दूसरे चरण में जहां नीतीश कुमार 44 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं एनडीए गठबंधन के अंदर, फिलहाल तो एनडीए में ही है। भले ही उनके पोस्टर को आप देखें तो लिखा जा रहा है कि फिर आएगी नीतीश सरकार और फिर 5 दिन बाद फिर लौटेगी नीतीश सरकार। हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पोस्टर को। और फिर भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर आप देखिए, ये पोस्टर दिखा रहा है वो कल का पोस्टर है, 6 दिन बाद एनडीए सरकार। यानी भाजपा कह रही है एनडीए सरकार की बात और जेडीयू तो एनडीए का नाम ही नहीं ले रही है, जैसे एनडीए उसके लिए कोई अनजान सी वस्तु हो। ये परिस्थितियां क्यों बनी और दूसरे चरण पर इसका कैसा असर पड़ रहा है, इसे समझने के लिए बिहार की परिस्थिति, बिहार का चुनाव, बिहार के समीकरण, चुनावी हिंदुत्व का फेल होना, मंडल की राजनीति का नीचे जाना, पलायन का मुद्दा ऊपर आना और पलायन का मुद्दा ऊपर आने के बावजूद प्रशांत किशोर को अपेक्षित सफलता नहीं मिलना, मोटे तौर पर कहें तो पीके के लिए आ रही भीड़ का वोट में तब्दील ना होना, कई सारे फैक्टर हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। और ऋषि जी के पास चलते हैं, वरिष्ठ पत्रकार है ऋषि मिश्रा जी। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। और सबसे पहले हम अपने दर्शकों के सामने ऋषि जी से जो पहला सवाल कर रहे हैं, सीधा सवाल ऋषि जी, आधी बारात तो निकल गई, आधी बारात बची हुई है और आधी बारात में भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या 53 है, तेजस्वी यादव की 72 है, कांग्रेस की 35 है, नीतीश कुमार की 44 है। क्या आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं? नीतीश कुमार के 44 में से 27 सीटें ऐसी है जिन 27 सीटों पर वो राजद से टकरा रहे हैं और उसके अलावा 17 सीटें ऐसी है जहां 17 सीटों पर लालटेन ही तीर है, तीर ही लालटेन है, या पंजा ही तीर है, तीर ही पंजा है के हालात बनते जा रहे हैं। और इस हालात में जब प्रधानमंत्री के साथ कल चंपारण के इलाके में जहां चुनाव होना है नीतीश कुमार ने मंच साझा नहीं किया, तो मैसेज कैसा जा रहा है? देखिए, हम लोग शुरू से कह रहे हैं अभिषेक जी कि जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी और फर्स्ट पेज के वोटिंग के बाद जो रुझान आ रहे हैं इसको बीजेपी भी अब मानने लगी है। आपने देखा होगा कि बीजेपी कार्यालय में नीतीश कुमार का पोस्टर लगना ये अपने आप में एक सबूत है कि जिस नीतीश कुमार को लीडर मानने के लिए अमित शाह जैसे नेता ने क्या क्या बयान दिए, ये पब्लिक डोमेन में है। अमित शाह ने खुद कहा कि भाई इनके लीडरशिप में चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे ये फिक्स नहीं है, विधायक दल तय करेगा। लेकिन जो फर्स्ट फेज के बाद रुझान आ रहे हैं उससे बीजेपी कैंप में कहीं ना कहीं बेचैनी है। अब खासकर उन नेताओं पे तो डंडा जरूर चलेगा जो जेडीयू में रहते हुए भी उनका आत्मा बीजेपी की तरफ था। और आपने देखा भी होगा सोशल साइट पे एक नेता है, नेताजी हैं, नाम नहीं लूंगा, उनके लिए उनके जो पीआर टीम है कैसे कैंपेन चला रहे हैं कि भाई वही 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 है जो इस प्रकार के नतीजे आ रहे हैं। अरे भाई, जेडीयू या एनडीए सत्ता में वापसी यदि करती है तो उसका एक जो मेन फिगर है वो है नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार के कारण मुझे लग रहा है कि जो भी थोड़ा बहुत कमी रह गई थी एनडीए में वो उसका भरपाई नीतीश कुमार करते हुए दिख रहे हैं। और आपने जो फर्स्ट फेज सेकेंड फेज की बात की तो राजद कैंप की मैं बात कर लूं तो फर्स्ट फेज में आपको 61 या 62 सीटें इनको महागठबंधन को आई थी। और यदि जैसा राजद के नेताओं से भी बात कीजिएगा या तमाम लोगों से भी बात कीजिएगा तो ये जो 62 सीट जो पिछले बार आई थी वो टॉप परफॉर्मेंस माना जाता है महागठबंधन का जी। और यदि सेकेंड फेज की बात करें तो शायद 49 या 50 सीटें आई थी महागठबंधन को। यदि टॉप परफॉर्मेंस के भी
जो 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 आंकड़े हैं उनको यदि आप ऐड ऑन कर देते हैं फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज का, तो 112 113 सीटों के आसपास महागठबंधन पहुंचती है। यदि 5-6 सीट आप अपने हिसाब से दिल खोल के और दे दीजिए तो 116 117 मैजिक फिगर जो 122 का है, 121 का, उसके आसपास तो राजद फिर भी नहीं पहुंच पा रही है, महागठबंधन नहीं पहुंच पा रही है। और जिस प्रकार से महागठबंधन चुनाव लड़ रही है, आपने देखा भी, तेजस्वी यादव के लिए एक बेहतरीन मौका था, क्योंकि 20 सालों से नीतीश कुमार सत्ता में है, और जो व्यक्ति 20 सालों से सत्ता में होंगे उनके विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी नहीं होना या नहीं होने देना, देखिए दो बातें हैं, एक होना एक नहीं होने देना। ऐसा परिस्थितियां आप क्रिएट कर दिए हैं कि लोग बहुत नाराज भी हों जिस नेता या गठबंधन से, लेकिन कह रहे हैं कि भाई उससे बेहतर चलो यही है। जी, तो इन ये चीजों को स्थिति समझना सम्राट होगा चौधरी के लिए लोग ज्यादा कह रहे हैं, तेजस्वी के लिए कम कह रहे हैं, सम्राट चौधरी के लिए ज्यादा कह रहे हैं। अब देखिए, अब 14 तारीख के बाद क्या होंगे, उसके जो सिनेरियो क्या बनते हैं, क्या आंकड़े आएंगे, क्या बीजेपी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, या थर्ड लार्जेस्ट पार्टी बन पाएगी। और मेरा जो आकलन है कि सेकेंड पोजीशन पे आरजेडी रहेगी और थर्ड पोजीशन पे बीजेपी रहेगी। यदि ये परिस्थितियां बनती हैं, फिर अमित शाह एंड टीम कैसे डील करते हैं नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार के मन में बहुत सी चीजें चल रही है। तो टिकट वितरण से पहले किस प्रकार से उनके साथ ट्रीट किया गया, उनके जो घोर विरोधी हैं एनडीए में, चिराग पासवान को 29 सीटें दे दी गई, उनसे बिना पूछे। उसमें जेडीयू के भी कुछ नेता थे, आपने देखा कि ऋषि जी, आपने कहा कि बीजेपी थर्ड पे रहेगी, जेडीयू जब थर्ड पर थी तो जेडीयू बीजेपी से कंट्रोल नहीं हुई, येन केन प्रकारेण चाहे 3 बार शपथ लेना पड़ा, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने रह गए। प्रशांत किशोर अपनी सभाओं में भी कहते हैं कि अगर आप लोग चाचा को तीर निशान पर वोट दीजिएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रशांत किशोर कहते हैं कि अगर आप लोग वोट दीजिएगा तो चाचा फिर कहीं ना कहीं लटक ही जाएंगे। ये उनका कहना है कि अपना जुआ बिठा लेंगे मुख्यमंत्री पद के लिए। तो जब आपके मुताबिक वो 1 नंबर पे दिखाई दे रहे हैं, भाजपा आपके मुताबिक 3 नंबर पे दिखाई दे रही है, तो क्या ये जब 3 नंबर पे कंट्रोल नहीं कर पाई बीजेपी और आरजेडी, तो क्या 1 नंबर पे कंट्रोल कर पाएगी, आपको लगता है? देखिए, नीतीश कुमार नंबर 1 पे क्यों है? एक तो बीजेपी का कोर वोट बैंक मिल रहा है, दूसरा नीतीश कुमार का अपना सोशल इंजीनियरिंग है, ईबीसी, गैर यादव ओबीसी। तीसरा, इस बात को आप माने न माने, मुसलमानों में पसमानदा मुसलमान है, उनका भी वोट कुछ सीटों पे कुछ क्षेत्रों में मिल रहा है नीतीश कुमार को। महिलाओं का, पुरुष का भी, विभिन्न पुरुषों का भी मिल रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ठीक है बीजेपी के साथ रहे हैं, बीजेपी के कुछ गलत एजेंडों के साथ नीतीश कुमार ने स्टैंड भी किया है, लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए भी बहुत कुछ किए हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है। लोग पूछते हैं कि नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट क्यों? एक तो महिला फैक्टर, किसी पार्टी का एमवाई समीकरण होता है, ये नीतीश कुमार का एम फैक्टर है, जो एमवाई या तमाम जो है उस पर भारी पड़ता है। अब 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं के अकाउंट में डायरेक्ट 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए, यदि उसका आधा वोट भी इधर हो गया और एक और वोट को अपने साथ लेके चले आए, तो फिर बताइए तो चुनाव है कहाँ? आप सोचिए ना, यदि 1 करोड़ 21 लाख का आधा कर दीजिए और एक जो जिनके अकाउंट में 10,000 रुपए आए हैं, वो अपने साथ सिर्फ एक मतदाता और लेके चले आएंगे, तो फिर वो समझ सकते हैं, लंबी लंबी कतारें आपने देखा। तो ये चीजें हैं, ये चीजें आपको मानना होगा। आप पूछिएगा बीजेपी एलजेपी का इतना खराब परफॉर्मेंस क्यों होगा? तो क्या नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, इवन बीजेपी को भी कुछ जगह ट्रांसफर नहीं हो रहा है। एलजेपी और नीतीश कुमार के क्या संबंध रहे हैं 2020 में कहने की जरूरत नहीं है। 143 सीटों पर लड़के जेडीयू का क्या हाल कर दिया था लोजपा ने। तो नीतीश कुमार तो मान लीजिए भूल जाएंगे, तो उनके समाज का जो सोशल इक्वेशन है, समाज के जो नेता है या कार्यकर्ता है या उनके वोटर हैं, वो आसानी से भूलेंगे तो नहीं ना इन चीजों को जी। तो ये सब तमाम चीजें हैं जी, जिसको रख के मेरा एनालिसिस है कि जेडीयू नंबर 1 रहेगी, नंबर 2 पे आरजेडी को आप खारिज नहीं कर सकते हैं। आरजेडी कई सीटों पे बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। आरजेडी, कांग्रेस और तमाम जो अलायंस पार्टनर हैं सही ढंग से चुनाव लड़ते तो ये फासला 5-10 सीटों का होता। 5-10 सीटों से महागठबंधन सरकार में आगे होती या 5-10 सीटों से पीछे हो सकती थी, इतना बड़ा फासला नहीं होगा।
लेकिन कांग्रेस और राजद ने जिस प्रकार से कोऑर्डिनेट किया है चुनाव को, एक जो जो नॉन पॉलिटिकल आदमी भी कहेगा कि भाई थाल में परोस को आपने एनडीए को सत्ता सौंप दिया है। जी ऋषि जी, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल को जो सीटें पिछले विधानसभा चुनाव में आई थी, उसमें 75 सीटें उन्हें मिली थी। 42 सीटें पहले चरण में, जो अभी पहला चरण हुआ है उनमें से, और जो दूसरा चरण हुआ है होना है उसमें 33 सीटें। जनता दल यूनाइटेड की बात यदि करें तो जनता दल यूनाइटेड को जो पहला चरण हुआ उसमें 2020 में 23 सीटें मिली थी और दूसरे चरण में 20 सीटें मिली थी। और इसी तरह भारतीय जनता पार्टी की बात हम करें तो भारतीय जनता पार्टी को पहले चरण में 32 और जो दूसरा चरण होना है उनमें 42 सीटें मिली थी। और दूसरे चरण में हम इलाका वाइज बता दें ऋषि जी के पास अगले सवाल के लिए जाने के पहले, चंपारण 21 सीटें हैं और वहां पर भारतीय जनता पार्टी को 15 सीटें मिली थी 21 में से। उसके बाद एक इलाका है ऊपरी मिथिला का इलाका है, जिसमें शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी, सुपौल का एरिया आप ले सकते हैं, जिसमें चुनाव है। और उन सब में 9, 10, 19 और 5 24 सीटें हैं। 24 सीटें, मतलब सुपौल से लेकर शिवहर तक टोटल 24 सीटें हैं। सीमांचल का इलाका यानी पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और अररिया, यहां भी 24 सीटें हैं। तो इन 24 के बारे में तो आज कहा जा रहा है कि भाई अगर 4 सीटें भी अगर एनडीए को मिल जाए तो ये चमत्कार को नमस्कार करने वाली बात है एनडीए के लिए। वही उनको जो मिल गया उसे मुकद्दर समझ लिया वाले हालात है। इसी तरह से अंग प्रदेश जिसे कहते हैं, दानवीर कर्ण का इलाका, भागलपुर बांका का इलाका, क्यों ऋषि जी, वही ना दानवीर कर्ण का इलाका कहते हैं लोग महाभारत काल से। और जो मगध से लेकर शाहाबाद जो आधा बचा हुआ है झारखंड बॉर्डर से लगता हुआ, जिसमें गया जहानाबाद का इलाका है, मगध का इलाका, अरवल का इलाका, और उसके बाद सासाराम बक्सर का इलाका हो जाता है, सासाराम और कैमूर का इलाका। तो इन सब इलाके की सीटें बची हुई है और इन सब इलाके में कुल मिलाकर 122 सीटें हैं। एक एक कर हम इलाका वाइज आगे आते हैं। ऋषि जी, चंपारण ब्रेकअप आपको बता दें पिछली बार का, 15 सीटें भाजपा, 21 टोटल सीटें हैं, 15 भाजपा और 15 सीटों के अलावा यदि आप देखें 2 जनता दल यूनाइटेड, 3 राष्ट्रीय जनता दल और 1 सीट माले को मिली थी। इस बार कहा जा रहा है कि चंपारण में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को दबा करके कुछ सीटें निकाल सकती है। खासकर रक्सौल, नरकटियागंज, चनपटिया, बगहा और बेतिया शहर के बारे में बहुत चर्चा है कि निकल सकती है सीट, अगर कांग्रेस ढंग से अंतिम समय तक बनी रह गई तो। मुझे नहीं पता क्या होगा। ठीक इसी तरह जनता दल यूनाइटेड के बारे में चर्चा है कि केसरिया और वाल्मीकि नगर से आगे वो 2 से बढ़कर 4 लड़ रही है, चारों जीत सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं 3 तो जीत सकती है, हमें नहीं पता कितना जीतेगी। राष्ट्रीय जनता दल की 3 सीटें थी, नरकटिया, कल्याणपुर और एक कोई सीट और, हाँ सुगौली की सीट थी जो वीआईपी को उसने दे दी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि ढाका और कोई दूसरी सीटें भी उसके खाते में आ सकती है। वीआईपी 2 सीटें लड़ रही है, लौरिया और केसरिया मजबूती से लड़ रही है। कहा जा रहा है कि दोनों पर मजबूत लड़ाई है, कुछ भी हो सकता है। सीपीएम भी पिपरा लड़ रही है, आपके बगल की सीट है पिपरा चकिया, मजबूत लड़ाई लड़ रही है। क्या लगता है भाजपा 15 की संख्या से नीचे जाने की बात जो लोग कर रहे हैं, वो स्टीव वॉक ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जो कहते थे कि शीर्ष पर जाने के बाद एकमात्र रास्ता ढलान का होता है, तो क्या भाजपा उस स्वाभाविक ढलान को प्राप्त कर रही है कि 15 से घट करके 12, 11, 10 इस तरह से, या भाजपा कोई बड़े स्लाइड की तरफ बढ़ रही है, बड़ी गिरावट की तरफ? क्या लगता है? अब देखिए अब मैंने आपको शुरू में कहा कि आप जैसे नरकटियागंज का ही देख लीजिए। नरकटियागंज में जो शाश्वत केदार हैं, कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। ब्राह्मण मुस्लिम का कॉम्बिनेशन है और रविदास समाज का भी उनको सपोर्ट मिल रहा है। कुछ जो सिटिंग एमएलए जो थी, कुर्मी समाज का भी, और जो रश्मि वर्मा वहां की जो वर्तमान विधायिका हैं, उनका टिकट कट गया, उनके समाज का भी इनको वोट मिल रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि तमाम सोशल इंजीनियरिंग का लाभ मिल रहा है कांग्रेस को उम्मीदवार को, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता अब तक प्रचार करने नहीं गए हैं। और महागठबंधन की समस्या देखिए कि ऐसे सीटें जहां महागठबंधन के 2 उम्मीदवार हैं, आप कांग्रेस से शाश्वत केदार है, राजद से दीपक यादव है, और वही दीपक यादव हैं जो मुसलमानों के विरुद्ध वहां तलवार बांटा करते थे एक समय।
तो ऐसे परिस्थितियों में यदि आप तालमेल नहीं बैठाएंगे, राहुल गांधी को या तेजस्वी यादव को बैठना चाहिए था, कहना चाहिए था कि जहां आपके मजबूत समीकरण है मैं उम्मीदवार वापस लेता हूं, जहां मेरे मजबूत समीकरण है आप अपना उम्मीदवार वापस ले लीजिए। नरकटियागंज की बात करें तो वहां शाश्वत मजबूत, बहुत मजबूत उम्मीदवार है। ब्राह्मण, मुस्लिम और कहते कुर्मी और कास्ट का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, वैश्यों महादलित, का भी उनको वोट मिल रहा है। महादलित, महादलित, तो महादलित रविदास समाज का क्योंकि तो ऋषि जी मैं यहाँ रोकूंगा, मुझे किसी ने बताया हम्म कि राजेश राम ने शाश्वत को लड़कर टिकट दिलाया है और जीत रहे हैं। इसका महादलितों में मतलब एक एक महादलित बस्तियों में वहां मैसेज है कि राजेश राम के व्यक्तिगत रूप से पर्सनल पिक एंड चूज है। तो क्या इसका असर राजेश, रविदास समाज देखिए दिखा रहा है? और क्या वाकई इस राजेश, बात से, क्या आपको ज्यादा पता रहता है, क्या वाकई देखिए राजेश राम ने टिकट दिलाया? देखिए उस सीट पे कई ऐसे दावेदार थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन अंत तक प्रदेश अध्यक्ष शाश्वत के लिए लड़े हम्म, कि भाई उस परिवार का वहां एक बड़ा योगदान है, और शाश्वत कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय फलक पे इमर्जिंग उभरते हुए युवा एक नेता है। यदि वहां पे पार्टी देगी तो जो कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन के तहत ये सीट निकल सकती है। हम्म, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो कैंडिडेट इतने मजबूती से लड़ रहे हैं, वहां अभी तक कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने प्रचार करने नहीं गया है। अखिलेश सिंह और प्रमोद तिवारी को छोड़ दे हाँ, आलोक शर्मा भी तो गए थे। आलोक शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता दो हैं, दिन वो रुके थे। गए, दो दिन रुक के आए। लेकिन सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी क्यों नहीं गए? कल भी कन्हैया गए तो वहां नहीं गए। जहां पार्टी मजबूती से लड़ रही है वहां नहीं गए, और जहां नहीं जाना था वहां गए। हम्म, तो आप ऐसे सिचुएशन क्रिएट कीजिएगा तो बीजेपी को फायदा, जेडीयू को फायदा तो होगा ही। हम्म। दूसरी सीटों तो का जो क्या हाल है? आपने आपने जो सवाल किया केसरिया में, देखिए केसरिया में आपने बिल्कुल सही कहा। शालिनी मिश्रा बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। शालिनी मिश्रा को इवन ठाकुरों का भी वोट मिल रहा है, ठाकुर मतलब राजपूतों का भी वोट मिल रहा मुसलमानों है, का भी, मुसलमानों में भी मुसलमानों को भी है। मिल रहा है। और मुझे लगता है कि शालिनी मिश्रा फिर से वापसी करेगी विधानसभा में। और जहां तक आपने मोतिहारी सदर की बात की, तो देवा गुप्ता का तो थोड़ा छवि जो है वो लेकिन बहुत बाहुबलियों का मजबूत लड़ाई रहा है। लड़ रहे हैं, देवा गुप्ता बहुत हाँ, मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं। अब बाहुबलियों का रहा है, और मुकेश सहनी वहां उनके लिए प्रचार करने गए थे। और उन्होंने एक लोकल जो डायलॉग है बिहार में, कोई कोई टिकता ही रे, तो इस प्रकार का, मतलब वो दिवा गुप्ता के साथ जब वो मंच साझा कर रहे थे। तो देखिए, हम लोग तो बैठे, मतलब ग्राउंड जो रिपोर्ट है उसके आधार पर आकलन करते हैं, लेकिन मतदाता अंत में क्या मतपेटी में या ईवीएम में क्या बटन दबाते हैं तो वही बता पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है मेरा कि सवाल कुछ ये था कि कुछ सीटें भाजपा कुछ सीटें 15 से घटेगी। नीचे गिर रही है, तो कितना नीचे गिरेगी आपको क्या लगता नहीं, है? देखिए भाजपा भाजपा हम, मुझे लगता है कि 10 के आसपास रहेगी वहां। 10 के आसपास। चलिए अब चलते हैं शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी और सुपौल, जो अपर मिथिला का इलाका जिसे कहते हैं, मिथिला और बज्जिका का। शिवहर को तो मिथिला नहीं कह सकते हो, तो चंपारण का हिस्सा ही मान के चलिए। लेकिन चलिए, मैंने एक सीट है तो जोड़ दिया उधर। 24 सीटें हैं इन 4 जिलों में। सुपौल मतलब जनता दल यूनाइटेड का सबसे बड़ा गढ़, नालंदा के बाद अति पिछड़ा राजनीति की जो राजधानी है वो समस्तीपुर और सुपौल को कहा जाता है। मधुबनी, नीतीश कुमार का एक बहुत बड़ा असर, और साथ साथ झा जिलों का, संजय झा की अग्नि परीक्षा। वहीं इसके साथ सीतामढ़ी का इलाका देखें तो देवेश चंद ठाकुर पता नहीं कितने एक्टिव है कितने नहीं, लेकिन सीतामढ़ी शिवहर के इलाके में लवली आनंद की सक्रियता दिख नहीं रही है। क्या लगता है जनता दल यूनाइटेड इस इलाके में किस तरह से चुनावी लड़ाई लड़ रही है? और राजद का जो सबसे बड़ा असर सेकंड फेज में कहीं देखा जाना है। देखिए, सीमांचल में राजद और कांग्रेस का असर नहीं है, डेमोग्राफी का असर है। सीमांचल में अल्पसंख्यक वर्ग की तादाद ही इतनी है कि जो विपक्षी गठबंधन भाजपा के खिलाफ लड़ेगा, स्वाभाविक उसे वोट मिलेगा, मिलना भी चाहिए। लेकिन जो राजद का वोट है, राजद का गढ़ है, तेजस्वी यादव का असर है, लालू यादव का असर है, वो सीतामढ़ी से लेकर के मधुबनी सुपौल तक। क्या लगता है यहां पर? देखिए, आप सीतामढ़ी की बात करें तो सीतामढ़ी शहर में दो सुनील आमने सामने हैं। एक सुनील कुशवाहा हैं, एक सुनील कुमार पिंटू हैं। हालांकि सुनील कुमार पिंटू को लेकर कुछ 2-3 दिन पहले कुछ वायरल हुआ था, उसमें कितनी सच्चाई है मैं नहीं कहता हूं, मैं नहीं कह सकता।
लेकिन यदि आप कास्ट इक्वेशन देखें तो सीतामढ़ी शहर में कुशवाहा मतदाता भी ठीक ठाक हैं, यादव भी हैं, मुसलमान भी हैं। इस दृष्टिकोण से देखें तो सुनील कुशवाहा मजबूत दिख रहे हैं। इन तीनों का कितना वोट ट्रांसफर होता है ये देखने वाली बात है। पिछले बार भी बहुत कम वोट से वो हारे थे। सुनील कुमार पिंटू पहले से भी विधायक रहे हैं, उनके पिता विधायक रहे हैं, उनके बाबा भी विधायक रहे हैं। तो उनका एक मतलब एक तरह से परंपरा मतलब एक ट्रेडिशनल सीट रहा है। फिर से वो बीजेपी में आए हैं और कास्ट इक्वेशन से भी मैं देखे तो वैश्य मतदाता का भी ठीक ठाक वहां पे है। तो दोनों में कांटे की लड़ाई है। सुनील कुशवाहा के लिए माइनस पॉइंट है उनका सिंबल। उनका सिंबल यानी लालटेन। बहुत से ऐसे वर्ग हैं जो लालटेन को देख के मतलब चाह के भी वोट नहीं देना चाहते हैं। और इनका जो है सुनील कुमार पिंटू की कमजोरी ये है कि सोशल कॉम्बिनेशन में थोड़ा कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। देवेचंद ठाकुर का कितना सपोर्ट मिलता है, क्योंकि देवेचंद ठाकुर नहीं चाहेंगे सुनील कुमार पिंटू जैसे मजबूत जो चेहरा है। अमित शाह ने कहा भी है ये हमारे मित्र हैं, पिंटू जो है हमारा मित्र है। अमित शाह ने भाषण में भी कहा। तो बड़ा आदमी बनाएंगे। तो हालांकि आजकल सबको कहते हैं, वो सम्राट चौधरी से लेकर सबको कहते हैं कि बड़ा आदमी बनाएंगे। जहां जाते हैं वो नरेंद्र मोदी जी की तरह कहते हैं ये मेरा दूसरा घर है। अब तीसरा घर कहाँ है पता नहीं। तो सबको कहते हैं मेरे मित्र हैं, इनको बड़ा आदमी बनाएंगे, छोटा किसको बनाएंगे पता नहीं। तो वहां जबरदस्त सीतामढ़ी शहर में जब नीतीश कुमार को छोटा नहीं, जब तक नीतीश कुमार राजनीति में सक्रिय हैं मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आप चाहिए या नहीं चाहिए, गाना है ना, तुम मुझे चाहो ना चाहो कोई बात नहीं, तुम किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। वही नीतीश कुमार का फॉर्मूला है। गैर को चाहोगी तो फिर उधर स्टेपनी बदलवा देंगे वो। तो एक सीतामढ़ी शहर हो गई। रूलीसैदपुर में पंकज मिश्रा जेडीयू के उम्मीदवार हैं, वर्तमान विधायक हैं। राजद ने चंदन यादव को दिया है। अब राजद के दो कैंडिडेट जो पहले लड़ चुके हैं उनका परिवार का कितना सपोर्ट मिलता है, एमओआई से बाहर कितना एड ऑन कर पाते हैं, ये देखने वाली बात है। और मैं वहां के लोगों से, क्योंकि मेरे बगल का कंस्टिट्यूएंसी है, मैंने वहां के लोगों से बात किया तो गैर यादव ओबीसी चंदन यादव के साथ जुड़ना नहीं चाहते हैं। आप समझ सकते हैं क्यों नहीं जुड़ना चाहते हैं। तो इसका फायदा कहीं ना कहीं क्या कहते हैं आपको पंकज मिश्रा को मिलेगा। कुशवाहा समाज भी ठीक ठाक है और रामेश्वर वगैरह की काफी चर्चा है और विजेंद्र यादव की सीट लोग कह रहे हैं कड़े मुकाबले में है। सुशांत सिंह राजपूत के भाई की स्थिति भी लोग कह रहे हैं कड़े मुकाबले में है। क्या स्थिति है? देखिए नीरज सिंह बबलू छातापुर से लड़ रहे हैं। यदि आप कॉम्बिनेशन कहिएगा तो राजपूत वहां न के बराबर है। मुश्किल से 7-8 हजार 10,000 अधिक से अधिक 10,000 होंगे। लेकिन वहां चुनाव जो है वो ध्रुवीकरण पे लड़ा जाता है। हिंदू वर्सेस मुस्लिम वाला जो कॉम्बिनेशन है उस पर लड़ा जाता है। जैसे एक नेता है आपको दरभंगा में बहुत फेमस है उनका लाइन, मैं वो सब नहीं बोल सकता हूँ, वो भी उसी आधार पे जीतते हैं जी, हरिभूषण ठाकुर बचौल। हाँ, और जमीन के बदले कुछ और, जमीन के बदले नौकरी वाला को अंग्रेजी में कुछ और बोलते हैं। तो वो लोग जो है वो लोग जो है ना अपने कास्ट इक्वेशन से नहीं जीतते हैं। वहां पे फिर हिंदू मुस्लिम का एंगल होता है। हालांकि नीरज सिंह बबलू एक बेहतरीन नेता है, वो क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं और उन्होंने काम भी किया है विधायक रहते हुए भी, मंत्री रहते हुए भी। जहां तक फुलपरास की बात है तो ईबीसी, वहाँ ईबीसी बहुत महत्वपूर्ण है। अब फुलपरास साइड से ही जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष है मंगीलाल मंडल, अब कितना ईबीसी का वोट दिला पाते हैं। तेजस्वी यादव या लालू यादव ने उनको इसी सोच के, किनकी? विजेंद्र बाबू की। विजेंद्र बाबू में कोई इफ एंड बट नहीं है। वो मतलब सबसे मजबूत यदि जेडीयू की सीटों की कैटेगरी निकालेंगे तो एक कैटेगरी में मैं विजेंद्र यादव को रखता हूं। उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए जो काम किया है, अब लड़के अब लोग उनको हरा दे तो ये उनकी मतलब ये है क्या कहेंगे, अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारना हो, कुल्हाड़ी पे पैर मारना हो। इसलिए नहीं कि विजेंद्र यादव हमारे से मेरा कोई रिश्तेदारी है। मैं जो अच्छे नेता है, विजेंद्र यादव ने बहुत बेहतरीन काम किया। और बता देता हूं आपको, इतने दिनों से वो राजनीति में है, आज तक एक तिनके का दाग, आप भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा सकते उनपे, कोई सवाल नहीं उठा सकता। ऐसे नेता वर्तमान पर राजनीतिक परिस्थिति में भी आपको देखने को मिलता। अब तो विजेंद्र यादव को मैं एक कैटेगरी में रखता हूँ, वो सॉलिड सीट है। एक सीट की चर्चा होनी चाहिए सुरसंड, जहां से लालू यादव के
एक तरह से समझ जाइए फाइनेंशियल मित्र अबू दोजाना लड़ रहे हैं। तो और वहां जेडीयू ने एक साधारण कार्यकर्ता को दिया है, तो वहां भी रोचक लड़ाई इसलिए बन गया है क्योंकि सीताराम यादव की पुत्रवधू जन स्वराज से लड़ रही हैं। वो कितना क्या हालत है वोट प्रशांत किशोर की? तोड़ पाती हैं, ये देखना होगा। जी है, प्रशांत किशोर देखिए, ओवरऑल आप देखिएगा पूरे बिहार में तो प्रशांत किशोर को लोग जो एक स्टूडियो से बैठे लोग खारिज कर रहे हैं। प्रशांत किशोर तो शुरू से कह रहे हैं कि मैं या तो फर्श पे रहूंगा या अर्श पे रहूंगा। तो फर्श मतलब वो अर्श पे तो नहीं जाएंगे, लेकिन हर कंस्टिट्यूएंसी में 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, कहीं कहीं 25,000 डैमेज करते हुए और प्राप्त करते हुए नजर आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर शहर में ही देखिए 15 से 20,000 के आसपास मुझे लगता है कि एक दास को वोट शहर का आने जा रहा फैसला है। तो उन्होंने करा दिया, ये बात सभी कह रहे हैं कि मुजफ्फरपुर शहर तो का कई फैसला ऐसे करा सीटें हैं, कई ऐसे सीटें जैसे अब सीतामढ़ी में बाजपट्टी है, वहां पे अनवारुल हक के बेटे को उन्होंने टिकट दिया है जन स्वराज ने। अब वो कितना नुकसान पहुंचाते हैं मुकेश यादव को। मुकेश यादव की जो जीत हार उसी पे डिपेंड करेगा कि मुसलमान वोट उनके साथ कितने जाते हैं और जन स्वराज के साथ कितना टूट के जाते हैं। यदि अधिक जाएंगे तो मुकेश यादव हार जाएंगे, फिर रामेश्वर महतो आसानी से चुनाव लड़ जाएंगे जो उपेंद्र कुशवाहा के उम्मीदवार हैं। जी ऋषि जी, आगे अब संजय झा का भी इलाका है ये। खैर, झा जिलों का वोट तो परंपरागत वोट माना जाता है एनडीए का, लेकिन 14 तारीख को पता चलेगा कि जेडीयू के लिए मधुबनी जिले में कितना लाभदायक हुआ। सीमांचल की चर्चा के पहले एक सवाल हम आपसे करना चाहते हैं। बहुत चर्चा थी कि बिहार चुनाव में पोलराइजेशन कराएगी बीजेपी। पोलराइजेशन कहीं दिखा नहीं है। तमाम कोशिशें हुई, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री कौन सा भोजपुरी गाना, कट्टा वाला गाना वो सुना रहे थे। एक घोड़ा पर चढ़ के एक एंकरिंग करने वाली महिला है, किसी चैनल में काम करती है। ठोक देम कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में, मतलब बिहार को बदनाम कर रही है घोड़ा पर चढ़ के। आपने देखा होगा घोड़ा पर रिपोर्टिंग, अभी तक आपने घोड़ा रिपोर्टिंग नहीं देखी थी। कुदंत पत्रकारिता यूक्रेन वार में बॉर्डर से आपने देखी थी कुछ चैनलों की, लेकिन घोड़ा पत्रकारिता नहीं देखी थी आपने, इस बार वो भी देख लिया। खैर, क्या कारण रहा कि ये जो गंदी राजनीति होती है, धर्म की राजनीति, उसको बिहार की जनता ने जाति गणना के बाद क्या नकार दिया पूरी तरह से। एक ऐसा एंटीबायोटिक नीतीश कुमार ने दे दिया जो अगले कई दशकों तक भारतीय जनता पार्टी को उभरने नहीं देगा बिहार में। हुआ क्या है? देखिए, एक बात तो आपको मानना होगा, देखिए कि ठीक है आप जंगल राज की चर्चा करते हैं, जो आप भोजपुरी गाने से जो रिलेट कर रहे हैं, एक हम नहीं खास कर जाति रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। तो घोड़ा एक पत्रकारिता खास वाली एंकर करती है और प्रधानमंत्री करते हैं। एक खास जाति को वो कटघरे में खड़ा करके एक डर का भय का माहौल दिखाना चाहते हैं। ठीक है, ये वो अपने उनकी राजनीति करने का स्टाइल है, लेकिन सवाल प्रधानमंत्री से भी है। इंडस्ट्री की बात वो गुजरात में करते हैं और यहाँ ट्रेनों की बात करते हैं कि भाई इतना ट्रेन दे देंगे कि हमारे मजदूर भाइयों को दिक्कत नहीं होगा गुजरात जाने में। यानी मजदूर बिहार के लोग बनेंगे। हाँ, अब मैं उस पर भी आ रहा हूँ, मजदूर बिहार के लोग बनेंगे और उद्योगपति गुजरात के लोग बनेंगे। तो सवाल तो प्रधानमंत्री से है कि भाई आप कट्टे की बात तो करते हैं, ठीक है, उनके कार्यकाल में क्या हुआ, आज से 20 साल 25 साल पहले क्या हुआ उसको याद करते हैं। और जिसको आम आवाम ने ताज दिया है, जिसको आम आवाम ने सरकार दिया है, वो आज भी 20 साल पहले हुई घटना को याद करते हैं। ये नहीं कहते हैं कि क्या हमने इंडस्ट्री लगाया। आज मुजफ्फरपुर में देखिए बेला इंडस्ट्री है, क्या हाल है, या आपके मोतिहारी में देखिए चीनी मिल की ये बात कर रहे थे, चीनी मिल कहाँ है? चाय पिए उस चीनी मिल का चीनी मिल के चीनी से चाय पी पाए या नहीं पी पाए। तो ये तो बताना चाहिए प्रधानमंत्री को कि आप बिहार के लिए ट्रेन दे रहे हैं ताकि मजदूर गुजरात, मुंबई और चेन्नई, बेंगलोर जाके बात कर रहे हैं सर, आप गलत बोल रहे हैं ऋषि जी। मैं सीधे कहता हूं कि आप गलत बोल रहे हैं, माफी चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने वादा किया है मोतिहारी को मुंबई बना देंगे, गया को गुड़गांव बना देंगे, पटना को पुणे बना देंगे। तो 14 से अभी, अरे तो भैया, अरे छोटे मोटे काम क्यों कराएंगे, अरे तो 14 से मोतिहारी में लाके रख देंगे मोती झील में। तो 14 से 25 तक झक मार रहे थे क्या? 14 से 25 तक झक मार रहे थे। 2005 से आपकी सरकार है, बीच में भी जेडीयू आरजेडी की कुछ अवधि के लिए छोड़ दे तो 2005 से तो राज्य में सरकार थी है आपकी, और 14 से केंद्र में सरकार। झक मार रहे थे क्या? सिर्फ बयानबाजी के लिए आप प्रधानमंत्री बने हैं?
क्योंकि मैं भी एक बिहार का नागरिक हूँ। गुस्सा आता है इन नेताओं पे। समझ लीजिए ना, थोड़ा मैं आपको ये अपनी अपनी भावनाओं से अवगत कराता हूँ कि हमारे नेता समाज सेवा के लिए कितने परेशान रहते हैं। 5-5 करोड़ में टिकट खरीदते हैं। इतना समाज सेवा का भूत कहाँ से आता है समझ में नहीं आया कि 5-5 करोड़ में टिकट खरीदते हैं, फिर 5 करोड़ 10 करोड़ क्षेत्र में खर्च करते हैं और तब आते हैं समाज सेवा करने। भाई इतना महान आदमी पैदा कहाँ, इतने महान आदमी पैदा होते कहाँ से हैं ये पता नहीं। समाज सेवा मतलब गजब का, मतलब हमने देखा है कई नेता हमको फोन करते हैं भैया मेरा टिकट है क्या हुआ। तो मैंने सोचा एक दिन भाई इतने समाज सेवा के लिए क्यों परेशान है भाई। 55 करोड़ में टिकट खरीद के कोई बाहर में किसी गरीब बच्चा को 10 रुपया नहीं देता है। ये 5 करोड़ में टिकट खरीद के फिर मोहर लगवा के जीत के विधायक बन के सांसद बन के समाज सेवा के लिए परेशान है। ऐसे नेता भी हैं कि बाबूजी एमएलसी और बेटा को एमएलए बनाने के लिए पूरे जी जान से मेहनत कर रहे हैं। मतलब 3 लाख की 2.5 लाख 3 लाख वोटर के बीच में, मतलब आप देखिए ना, आप ये देखिए, आप ये देख लीजिए, जितने छोटे पॉलिटिकल पार्टी हैं, लोजपा को देख लीजिए कितने पासवानों को टिकट दिया है, 3 या 4 29 में से। सबसे ज्यादा फॉरवर्ड को टिकट दिया है। उस पार्टी का आधार क्या है? पासवान समाज। अब पासवान समाज का रिप्रेजेंटेशन कितना दिया है? अब आइए नंबर 2 उपेंद्र कुशवाहा, 6 सीट मिले हैं। एक तो पत्नी लड़ रही है, एक और कोई नाते रिश्तेदार लड़ रहे हैं, और 4 किनको दिए हैं आप देख लीजिए। एक वैश्य को दिए, एक भूमिहार को दिए, एक राजपूत। तो कुशवाहा गया कहाँ? नहीं, हमको ऋषि जी ये बताइए, ऋषि जी बड़ा जीताराम मांझी को देखिए। जीताराम सबसे, एक मिनट सुन तो लीजिए, सबसे अच्छा फॉर्मूला मांझी का है, हम और हम, हमारे हम। भाई हम लड़ेंगे, मेरी बहू लड़ेगी, मेरी समधन लड़ेगी, मेरा बेटा लड़ेगा, मेरा बेटा अध्यक्ष होगा, मेरा बेटा मंत्री बनेगा। नेता है मांझी समाज के। तो ये समाज को समझना चाहिए, जो आपके रहनुमा, जो आपके भगवान बन बैठे हैं और आपने बना भी दिया है, वो आपके लिए क्या कर रहे हैं। ऋषि जी एक बात बताइए हमको, एक लाइन में बताइए। जितने लोग को मुख्यमंत्री उम्मीदवार का सपना पालते हुए हम देख रहे हैं बिहार में कि ये अपनी पार्टी के सीएम कैंडिडेट है, यहाँ तो डिप्टी सीएम के लिए भी मार हो रहा है जो संवैधानिक पद नहीं है, जो सीएम कैंडिडेट है। अब देखिए जो लोग सपना पाले हैं, शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी, लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव, मदन जायसवाल के बेटे संजय जायसवाल, मतलब सब किसी न किसी नेताजी के बबुआ जी हैं। और इन सब बबुआ जी लोगों के बीच में पब्लिक को आप जो कह रहे हैं कि जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी, तो क्या जनता को वाकई ये दिख गया है क्या कि भाई इन लोगों से बेहतर तो नीतीश कुमार जी, कम से कम बिल्कुल देखिए, किसी नेता के बबुआ जी तो नहीं है, एक सामान्य आदमी के बबुआ जी है। अब देखिए एक बात तो आपको मानना होगा कि नीतीश कुमार के प्रति नाराजगी होगी, मैं नहीं कर रहा हूं। नीतीश कुमार से 100% लोग खुश हैं, लेकिन नीतीश कुमार के विकल्प क्या है? तेजस्वी यादव, जो लालू यादव के बेटे हैं। नीतीश कुमार के विकल्प कौन है? मुकेश सहनी, जिनका 100 करोड़ का मॉल बन रहा है पटना में, जो एक खास समाज का रहनुमा बनने का दावा करते हैं। उस समाज के लिए क्या किया उन्होंने? कितने लोगों को टिकट दिया है? अध्यक्ष बनाना हुआ है तो अध्यक्ष किसको बनाया? भाई को बनाया है। किसी गरीब मलाह को तो बनाया नहीं है, या आम कार्यकर्ता को बनाया नहीं है। अब बनेंगे उस समाज का रहनुमा, तो यदि इन नेताओं में तुलना करें तो नीतीश कुमार बेहतर है। लाख दबाव, कार्यकर्ताओं का दबाव होने के बावजूद भी निशांत को उन्होंने इस चुनाव में लॉन्च नहीं किया। अच्छा क्या? जी, तो इन चीजों में तो मानना ही पड़ेगा। यदि यादवों की बात करें तो लालू यादव को सिर्फ बेटा में ही लीडरशिप दिखता है। आम यादव नेता या आम यादव कोई कार्यकर्ता नेता नहीं बन सकता है क्या? तो ये लोगों को समझना होगा। और प्रशांत किशोर, देखिए प्रशांत किशोर कितना वोट आता नहीं आता ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन प्रशांत किशोर ने जो रोड मैप एक दिखाया है बिहार के आम आवाम को, वो एक सही। आज देखिए उनको क्या चीज की कमी है बताइए ना? नहीं, उनकी मेहनत की तो दाद देनी पड़ेगी कि जो नहीं, उनके पास पैसे की तो कमी नहीं है। हर आदमी पैसा क्यों कमाता है? ये जो 5 करोड़ में टिकट खरीद रहे हैं, उनका सपना यही ना है कि बेटा का इंग्लैंड में मकान हो, दिल्ली में फार्म हाउस हो, बेटा फिर हमारे बाद एमपी बन जाए, मंत्री बन जाए। प्रशांत किशोर तो अब तक बेटा कुछ लक्षण दिखाया नहीं है जी है। तो इन चीजों को समझना होगा आम आवाम को। जी समय कम है, अब संक्षेप में कुछ इलाकों की चर्चा कर लेते हैं। सीमांचल की चर्चा में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा वो नहीं है, क्योंकि एक तरफ पप्पू यादव वहां मजबूती से है,
डेमोग्राफी, वहां का सामाजिक समीकरण एक तरफा दिखाई दे रहा है। अब किधर एक तरफा है, अब आदर्श भी है, आचार भी है, संहिता भी है, वो ठीक नहीं है। लेकिन सीमांचल से आगे की परिस्थितियों को जरा हम देखने की कोशिश करें तो अंग प्रदेश का इलाका, भागलपुर, जमुई और वो क्या नाम है, बांका का इलाका, झारखंड से सटा हुआ इलाका, उस इलाके में गोपाल मंडल का टिकट कट गया। उस इलाके में श्रेयसी सिंह चुनाव लड़ रही है। उस इलाके में निर्दलीय विधायक सुमित सिंह एकदम बिहार की आखिरी सीट 243 नंबर की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, अंग प्रदेश इस बार किधर जा रहा है? अति पिछड़ा वर्ग का की बहुत बड़ी तादाद उस इलाके में है, ट्राइबल वोट भी ठीक ठाक है, और जो सामाजिक समीकरण है वो नीतीश कुमार का साथ देता हुआ आया है। जेडीयू के एक सांसद तो कहा जा रहा है पुत्र मोहम्मद आरजेडी के पक्ष में कैंपेन कर रहे हैं। ये बातें भी सामने आ रही है। किस तरह का चुनाव अंग प्रदेश में हो रहा है, और लालटेन भी तीर है, तीर ही लालटेन है। ये तो बांका जिले में दिखाई दे रहा है खुल के, बाकी जगह तो अंदर खाने दिख रहा है, वहां खुल के दिख रहा है। वहां के सांसद की बात कर, वहां के सांसद की बात करें, गोपाल मंडल तो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी उन्होंने मारा है। जिस प्रकार के आचरण पूरे 5 साल के कार्यकाल में उनका रहा, ट्रेन वाली घटना से लेके और हॉस्पिटल वाली घटना, तमाम चीजों को आपने खुद देखा। उनके जो बयान थे या उनके जो राजनीति करने का अप्रोच, हालांकि उस मंडल समाज के वो मतलब बड़े नेता माने जाते हैं, उनका अच्छा ठीक ठाक पकड़ है, लेकिन राजनीति में एक जब आप पब्लिक लाइफ में हो तो एक मापदंड होता है, उसको क्रॉस कीजिएगा तो फिर कोई भी नेता हो, चाहे नीतीश कुमार हो या कोई भी हो, वो एक एक्शन तो लेना ही पड़ता है। जहां तक पप्पू यादव की बात आपने की, तो पप्पू यादव कितना मन से अपने महागठबंधन के प्रत्याशी के साथ लगे हुए हैं, ये पप्पू यादव से ही पूछिएगा। चर्चा तो ये है कि राजद जहां जहां लड़ रही है वहां उनको हराने में लगे हुए हैं। ये आप राजद के नेताओं से ऑफ द रिकॉर्ड बात कीजिएगा तो पता चलेगा कि वो कांग्रेस की संख्या तो बढ़ाना चाहते हैं लेकिन राजद की संख्या घटाना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में तो नुकसान तो महागठबंधन का ही होगा। जहां तक सीमांचल की बात है तो नो डाउट पिछले चुनाव से मुझे लगता है कि महागठबंधन को फायदा ही होगा। और AIMIM की बात करें तो उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमाम के अलावा मुझे नहीं लगता है कोई सीट उनकी निकलने जा रही है। 25 में से 15 तो यहीं से सीमांचल से लड़ रहे हैं, और अख्तरुल इमाम की भी सीट फंसी हुई है इस बार। तो एक कहीं ना कहीं मुस्लिम कौम में एक मैसेज है कि हम अपने वोटों को बर्बाद ना करें। लेकिन जिस प्रकार से राजद ने उनको एक तरह से निराश किया है, आप 2% वाले को डिप्टी सीएम घोषित कर दिए, 17% वाले को आपने उसी मन से घोषणा कर देते कि भाई एक अल्पसंख्यक हम डिप्टी सीएम होंगे, नाम किसी का नहीं लेते, तो एक पॉजिटिव मैसेज आता। तो और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी देखिए 17% वाले मुसलमान को राजद ने सिर्फ 18 टिकट दिए हैं और 14% वाले यादव वाले को 52 टिकट दिए हैं। तो ये भी एक निगेटिव है, लेकिन मुझे लगता है उनका मेन एजेंडा है बीजेपी को हराना। भारतीय जनता पार्टी ने तो आधे टिकट 10% आबादी को दिए हैं, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण कास्ट में 101 में 49 टिकट दे दिए। भाजपा को भी देखिए ना, भाजपा को भी देखिए, ईबीसी की बात करते हैं, कितने ईबीसी को टिकट दिए हैं। कैमूर वाले एरिया में देख लीजिए, उन्होंने कितने वैश्य और ब्राह्मण को टिकट दिया है। आप थोड़ा हालचाल पूछना है तो रमेश चौरसिया से पूछिए कि कितने ईबीसी को टिकट दिया। एक जमाने में ईबीसी के बड़े नेता रहे हैं पार्टी के, अभी भी है, पार्टी नहीं पूछ रही है, अलग बात है। आप पूछिए ना रमेश चौरसिया से, फोन करके पूछिएगा, कभी दिल्ली में मिल जाए या पटना में मिल जाए तो पूछिएगा। नेता है, फोन करने पे पूरी बात तो बताएंगे नहीं भाई, पार्टी का अपना नहीं, मतलब कभी गुपचुप तरीके से मुलाकात हो तो नेता अपने दर्द रखते हैं, नेता, क्योंकि अच्छे देखिए अच्छे नेता, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं आपका मैं कोई किसी नेता से कोरिलेट नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अच्छे नेता को आप दरकिनार कीजिएगा और चाहिएगा कि नतीजे अच्छे आए, सब कुछ हम अपने चाणक्य रणनीति से कर ले। तो ऐसी कौन सी चाणक्य नीति जहां वहां वैश्यों को देना है तो आपने टिकट दिया नहीं, वहां ब्राह्मणों को देना है तो दिया नहीं, जहां ईबीसी को देना दिया नहीं। अब राहुल गांधी की बात करेंगे तो राहुल गांधी ईबीसी ओबीसी दलित की बात करते हैं, कहते हैं कि सवर्णों ने पूरा अधिकार छीन लिया और टिकट देते हैं सबसे अधिक सवर्णों को। आप समझ जाइए इनकी फील्डिंग। ये इनको राहुल गांधी को नेता कौन बनाएगा बताइए ना। राहुल गांधी जैसे देखिए राहुल गांधी जैसे को नेता कौन बनाएगा। कहते हैं कि
जो पूरा अधिकार था सवर्णों ने मतलब एक तरह से उस पे अधिपत्य जमा लिया। और टिकट सबसे अधिक सवर्णों को देते हैं, बात ईबीसी के करते हैं, बात ओबीसी की करते हैं, दलितों के करते हैं, महादलितों को करते हैं, टिकट सवर्णों को देते हैं। तो ऐसे इनके सलाहकार को सलाम है भाई। भाई ठीक है, बहुत चलिए, बहुत बहुत बेहतरीन नेता है आप। राहुल गांधी की सलाहकार मंडली पर हम लोग चर्चा करेंगे चुनाव के बाद, नतीजे आने के बाद, कि किसने क्या किया। अब मैं छोटा सा एग्जाम्पल दिया हूँ, सुन लीजिए कि नरकटियागंज का इसलिए मैंने नाम लिया, वो लड़का बहुत बेहतरीन चुनाव लड़ रहा है भाई। अपने बूते लड़ रहा है, अपने बूते लड़ रहा है वो, है। और आपने एक नेता नहीं भेजा हुआ, आपके पास नेताओं का फौज है। आप बताइए, जो प्रभारी है उस विधानसभा का, वो गायब है। तेलंगाना का कोई मंत्री है, अब तेलंगाना के मंत्री वो आके भाषा समझेगा? आप ऐसे प्रभारी को लगाए, 2 दिन रहा, भाग गया वो। चलिए अब आखिरी इलाके पर आते हैं ऋषि जी। बिहार का जो इलाका, जीतन राम मांझी यानी मगध का जिक्र आपने किया, 10 सीटें वहां है। जहानाबाद अरवल में 5 सीटें हैं, 15 सीट। और जो शाहाबाद का बचा हुआ इलाका है, बॉर्डर इलाका कैमूर और सासाराम का, 11 सीटें वहां है। 26 सीटें इस इलाके में है आपको, शाहाबाद के और मगध के इलाके में जहां चुनाव होना है। क्या लग रहा है? सांसद सुधाकर सिंह का इलाका, कांग्रेस पार्टी के सांसद मनोज राम का इलाका, उसके अलावा राजद की कुशवाहा फैक्टर के लिए जो सबसे बड़ी कड़ी है, जिस कुशवाहा कार्ड के सहारे राजद ने पूरा खेल खेला, वो इलाका, और उपेंद्र कुशवाहा की तो पत्नी ही चुनाव लड़ रही है। आप सबने देखा किस तरह का चुनाव हो रहा है। इस चुनाव मांझी जी का पूरा परिवार ही इस इलाके में है। हालांकि देखिए, मांझी जी का पूरा परिवार लड़ा तो, लेकिन वो रिजल्ट भी लाके दिए हैं। यदि पिछले बार थोड़ा बहुत ही, जो यदि बीजेपी के गया की 2 सीटों को छोड़ दीजिए, तो 3 सीटें मांझी ने निकाल के दिए थे। तो ये लाज, पिछले बार लाज थोड़ा बहुत बचाया इन लोगों का, तो जीतन मांझी नहीं बचाया था। और इस बार भी ठीक ठाक ढंग से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार इन लोगों को फायदा क्या है कि इन एरिया क्षेत्रों में 18 सीटें लूज की थी एनडीए ने। आई थिंक यदि मैं सही हूं तो 12 सीटें इनके कारण और 6-7 सीट उपेंद्र कुशवाहा के कारण। तो इस बार उपेंद्र कुशवाहा और लोजपा एक साथ हैं। ये सवाल फिर वही है कि जेडीयू के जो कैंडिडेट है, वहां लोजपा का वोट ट्रांसफर होता है कि नहीं। जहां लोजपा का उम्मीदवार है, वहां जेडीयू का वोट ट्रांसफर होता है कि नहीं होता है। महागठबंधन के लिए प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो लेफ्ट है वो बहुत मजबूत है। और पिछले बार जो नतीजे आए उसमें ठीक है, लोजपा को हम लोग एक बड़ा कारण मानते हैं, लेकिन मजबूती में लेफ्ट का जो आधार वोट है वो वहां एड ऑन होते हुए दिखा। बहुत आसानी से ट्रांसफर हो जाते हैं वोट जी। ये वो मेहनत भी तो करते हैं। वो, हाँ, तो इस एरिया में जो चुनावी लड़ाई लड़ रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अलावा, स्थानीय कार्यकर्ता कांग्रेस के मेहनत कर रहे हैं नरकटियागंज में, हम देख रहे हैं। और उसके अलावा जो दीपांकर भट्टाचार्य के कार्यकर्ता हैं, लेफ्ट की तीनों पार्टियों के कार्यकर्ता हैं, वही ताकत बने हुए हैं और पूरे मन से काम कर रहे हैं। लेफ्ट के कार्यकर्ता जहां भी रहते हैं काम करते हैं। लेकिन मेरा सवाल मगध शाहाबाद के इलाके में है, क्या लगता है, क्योंकि यहाँ पर माले का भी असर है, यहाँ नीतीश कुमार के अति पिछड़ा महादलित कार्ड का भी बड़ा बेहतरीन असर है, और इस इलाके में तेजस्वी यादव का MY समीकरण थोड़ा वीक पड़ता है। लेकिन इस सामाजिक न्याय की जो राजनीति, जो लेफ्ट लिबरल धारा जो माले की थी, उससे निकल के नीतीश कुमार वाली धारा में जो आई, क्या वाकई अब वो पुनः माले वाली धारा में जा रही है, या खुद बिहार में नीतीश कुमार ने उस पर एक कोई ब्रिजिंग की है? चुनाव तो पूरा यहाँ, क्योंकि ये ऐसा इलाका है जहां कैंडिडेट कम मायने रखता है, नैरेटिव ज्यादा मायने रखता है। दूसरे इलाके में तो चुनाव स्थानीय हो चुका है, इस इलाके में सेंट्रल आइडिया और सेंट्रल एजेंडा भी चलता है। देखिए, आप इसमें देखिएगा तो कुछ ना कुछ तो सीट एड ऑन होंगे एनडीए के सीट यहाँ। औरंगाबाद में, हाँ, राजेश राम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं भाई। राजेश राम के विरुद्ध बहुत से साजिश हुए, कहने की जरूरत नहीं है। वो कहावत है ना, मुझे चेतन आनंद तो वो उनको चुनौती मिल रही है। आनंद मोहन की बेटे की सीट नवीनगर फंसी हुई है। राजेश राम को भी थोड़ा परेशानी शुरू में हुआ, लेकिन अब मुझे लगता है कि रिकवर ही नहीं हुए हैं और उनको अभी एज है। लेकिन वहां है कि अब राजद के जो कार्यकर्ता हैं कितने उनके साथ लगे हुए हैं। हालांकि बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, रविदास समाज के बड़े नेता हैं, महादलित समाज के बड़े नेता हैं। तो मुझे लगता है कि वो उनका सीट आसानी से निकल जाएगा। आसानी से क्या, अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। जहां तक आपने जो सवाल किया, देखिए इस एरिया में मगध वाले एरिया में मुझे लगता है कि एनडीए को बढ़त मिलेगी।
पिछले पिछले चुनाव की तुलना में कितना मिलती है, ये तो 14 तारीख को पता चलेगा। सीटें जी बढ़ेंगी, बढ़त मिलेगी या नहीं मिलेगी नहीं कह सकते, सीटें बढ़ेंगी। नहीं कर सकते जी, सीटें बढ़ेगी। जी। पिछले बार तो आखिरी सफाया हो सवाल गया था ना। ऋषि जी आखिरी सवाल, हाँ अगर आम बोलचाल की भाषा में कहें तो गंगा जल मूवी आपने देखी है ना, दरोगा मंगनी राम, हाँ भारी मिस्टेक हो गया, हम्म। एकदम ब्लंडर हो गया। दरोगा हम्म। मंगनी राम वाली भूमिका में कौन आ रहा है 14 तारीख को? भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल या जनता दल यूनाइटेड? तीन ही बड़े प्लेयर हैं। भाजपा भाजपा जी यदि भाजपा भाजपा यदि तीसरे नंबर की पार्टी हो गई, सवाल अमित शाह आप से होंगे आ ना, जाएगा। सवाल धर्मेंद्र प्रधान से होंगे, सवाल वो विनोद तावड़े जी से होंगे, आप ही डिप्टी वाले नेता सम्राट चौधरी से होंगे, नित्यानंद राय जिन्होंने दिल खोल के टिकट बांटा है, जिसका मन हुआ टिकट, जिसका मन हुआ टिकट दिया, जिसका मन हुआ टिकट काट दिया। सवाल नित्यानंद राय से भी होंगे। तो ये सभी एक कतार में खड़े होंगे उस दिन, यदि तीसरे नंबर पर भाजपा होगी तो। भारी मिस्टेक हो गया, ब्लंडर हो गया, नीतीश कुमार को नेता नहीं माने, घोषित कर दिए रहते तो कुछ तो कुछ, और हमारे हमारे सीटों पे भी वोट ट्रांसफर हो गए होते। तो ये दूसरा बात देखिए, भाजपा का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन भी इस बार जो है, आप अभिषेक जी आपने देखा होगा कई क्षेत्रों में टिकट इन्होंने बहुत, मतलब भाजपा में ऐसी 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 शैली नहीं थी जिस प्रकार से लेकिन एक बात टिकट बताइए का ऋषि बंटवारा जी, हुआ। हम जी समझ नहीं पा रहे, भाजपा के टिकट बंटवारे पर अब सवाल उठा रहे हैं। दोनों गठबंधनों में कोई तो ऐसी पार्टी होगी जिसके टिकट बंटवारे की आप दाद देते हो, लगता हो कि उसने अपेक्षाकृत बेहतर तरीके से बांटा, सामाजिक समीकरण का देखिए, ख्याल किया। दोनों गठबंधन में पूछेंगे तो इधर से एनडीए में जेडीयू, और महागठबंधन में पूछेंगे तो वाम दल। माले आप देख स्पेशली लीजिए, माले। दोनों गठबंधन के दोनों ब्लॉक का मैंने जो नाम लिया, आप टिकट डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए। आप अपने ही क्षेत्र में देख लीजिए, जेडीयू जहां लड़ रही है मजबूती से लड़ रही है, और ये आप वहां के शासन प्रशासन के लोगों से भी पूछेंगे तो आपको ऑफ द रिकॉर्ड बताएंगे कि वहाँ वहाँ एज है उनको। या वाम दल जहां लड़ रही है वहां देखिए, आप वहां के आंकड़ों को उठा कर देख लीजिए, तो वहां जी वो मजबूती से लड़ते हुए दिख रहे हैं। तो मेरे समझ से एनडीए में जेडीयू और महागठबंधन में खासकर वाम दल में माले का आप देख लीजिए, जो उन्होंने जो उम्मीदवार उतारे हैं, मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं, सोशल इंजीनियरिंग को देखते हुए उतारे। जी। तो ये थे ऋषि मिश्रा जी, और ऋषि जी ने जो बातें जिस प्रकार से साझा की आपके सामने, 122 सीटों के इलाके का मोटा मोटी हाल आपको ऋषि जी ने बताया। चाहे चंपारण हो या ऊपरी मिथिला का इलाका हो, मिथिला कोशिका, चाहे सीमांचल हो, चाहे अंग प्रदेश हो, चाहे मगध का इलाका हो, हर इलाके में जिस प्रकार से चुनाव स्थानीय होता चला गया, और स्थानीय होने के दौर में लालू यादव का जो कथित जंगल राज दिखाने की कोशिशें थी, वो एजेंडा नहीं बन पाया। स्थानीय होने के दौर में चुनावी हिंदुत्व और राम मंदिर को मुद्दा बनाने की कोशिशें बिहार में कामयाब नहीं हुई, और स्थानीय करने की कोशिशों में जिस प्रकार से इस चुनाव के दरमियान 10,000 रुपए वाली स्कीम का असर देखा गया, अब वो असर क्या निर्णायक बढ़त दिलाने वाला है, या वो असर खराब हो रही हालत को सुधारने वाला है, ये तो 14 तारीख को पता चलेगा कि कहां तक वो असर कर पाया। इतना जरूर है कि बिहार में ऐसा चुनाव जिसमें इलाके दर इलाके, जैसे कहते हैं ना कि कोस कोस पर बदले बानी, 3 कोस पर पानी, कहावत है, उसी तरह से कोस कोस पर बिहार में एक क्षेत्र बदलते ही दूसरे क्षेत्र में जब आप पहुंच रहे हैं, चुनाव का मुद्दा और विमर्श बदल जा रहा है। हर जगह बस एक ही चीज है जो कॉमन है, वो एक ही चीज कॉमन यही है, पलायन मुद्दा है और 10,000 का असर है। पलायन और 10,000 खेल, ये बिहार में 243 सीट पर, खासकर जेडीयू वाली 101 सीट पर उसका असर ज्यादा दिख रहा है। पलायन का तो 243 सीट पर दिख रहा है। क्यों ऋषि जी, इस पर कुछ टिप्पणी आपकी? है ही, देखिए प्लान बहुत बड़ा मुद्दा है। प्रशांत किशोर ने जो नैरेटिव सेट किया, आप जितने भी प्रवासी अभी फर्स्ट फेज में हैं, उन्होंने जिस प्रकार से वोट किया, आप ठीक है प्रशांत किशोर के उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत रहे हैं, क्योंकि जो वोट जो आप देख रहे हैं 15,000 10,000, उसमें प्रवासी बिहारियों का भी गुस्सा उनका जायज है भाई। आप छठ के समय देखिए, बाथरूम में ठूस के आते हैं, कहाँ कैसे वो आते हैं, उनकी परेशानी समझिए। घर छोड़कर किसी को अच्छा लगता है नौकरी करने बाहर जाना? तो ये तो है ही समस्या। और इस पे हमारे जो राजनेता हैं उनको तो फोकस करना ही चाहिए। बिहार में टैलेंट की कमी थोड़ी है, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, किसी भी फिल्म उठा के देख लीजिए, आईटी सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर, मुंबई के जितने भी अस्पताल है हमारे बिहार के ऋषि लोग जी, वहां पे कार्यक्रम को चला हम रहे हैं।
कार्यक्रम को हम यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन बाथरूम में ठुसा के लोग आते हैं, जो बात आपने कही, मुझे एक चीज जानने में बड़ी दिलचस्पी है कि जब बुलेट ट्रेन बनेगी तो क्या बुलेट ट्रेन का बाथरूम ऐसा होगा जिसमें लोग ठुसा कर घर आ सके, या अब उसका देखिए क्या होता उसका या है। फिर उसमें बायोडिग्रेडेबल कुछ सिस्टम होगा जिसमें लोग कम से कम ठीक-ठाक ढंग से आएँ, माने बाथरूम में भी वहाँ बैठने के लिए जगह बना दी जाएगी, देखना है। लेकिन बिहार की नियति क्या यही है? और इन सब के बीच यदि बिहार का चुनाव हुआ है, तो इस चुनाव में निश्चित तौर पर इतना लोकलाइज़ चुनाव मैंने तो कम से कम 2-3 चुनाव जो बिहार के अब तक के देखे हैं, उसमें नहीं देखा। ऋषि जी ने भी ऐसा उम्मीद करते हैं कि नहीं देखा होगा, इतना लोकलाइज़ चुनाव, इतना लोकल लेवल पर जाने वाला चुनाव। देखते हैं आगे क्या होता है। ऋषि मिश्रा जी, आपने समय निकाला, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।